नमस्कार, मैं अभिनव सिंह, आप देख रहे हैं बलिया ब्रदर्स। आज हमारे साथ बलिया के वो समाज सेवी जो ज़रूरतमंदों के लिए भोजन, रक्तदान, कंबल वितरण से लेकर गंगा सफाई और जन आंदोलन तक लगातार सक्रिय रहने वाले बलिया के चर्चित समाज सेवी राहुल सिंह सागर जी। सर, बलिया ब्रदर्स चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2004 से तो आप लगातार सक्रिय रहे हैं बिल्कुल। राजनीति में। उस दौर में न सोशल मीडिया था, न पहचान। क्या वो राजनीति ज़्यादा ईमानदारी थी या आज की राजनीति ज़्यादा असरदायी है? देखिए 2004 के समय में हम लोग जब राजनीति करते थे, तो उस समय बैनर और वो फ्लैक्स का पोस्टर का ज़माना बहुत कम जी। था। जब बैनर बनते थे तो हम लोग कपड़े पे 2.5 मीटर के कपड़े पे हम लोग पेंटिंग करवाते थे जी। और उस पे जो भी आंदोलन होते, कार्यक्रम होते थे, उस पे हम लोग लिखवाते थे और छोटा-सा एक नीचे नाम लिखा रहता था। और आज के दौर में अपनी अच्छी से अच्छी तस्वीर लगवा लीजिए, चश्मा पहन कर लगवा लीजिए, मोबाइल नंबर नोट करा लीजिए, जी। ये राजनीति है। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था और हम लोग संघर्ष करते थे और फ़ोन मोबाइल का भी ज़माना नहीं था। तो उस समय अगर कोई कार्यक्रम करना रहता था, कोई अचानक आंदोलन करना रहता था, कोई पुतला फूँकना रहता था, तो लोगों को जुटाने में समस्या तो आती थी, लेकिन कार्यक्रम सफल होता था। और पहले के समय में कोई लोगों का पैर खींचने वाला व्यक्ति नहीं रहता था, नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला। और आज के दौर में थोड़ा-सा है कि नौजवान अगर आगे बढ़ रहा है, तो जो ऊपर के लोग हैं, ऊपर के नेता हैं, वो नहीं चाहता है कि नौजवान आगे बढ़े, उनका पैर खींचने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति में बदलाव हुआ है। जी। अच्छा, आपके दादाजी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं। आज की राजनीति को देखकर क्या आपको लगता है कि हम आज़ादी की उस मूल भावना से कहीं दूर निकल आए हैं? देखिए हमारे दादा पहले तो जिला पूर्ति अधिकारी थे, जी। गोंडा में पोस्टेड थे। तो उस समय चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री थे। तो हमारे दादाजी का कहीं पे भाषण हो रहा था, तो चंद्रभान गुप्ता जी ने उनको सुना, तो उन्होंने बोला कि आपको नौकरी में नहीं, आपको राजनीति में होनी चाहिए थी। जी। आप बहुत ही तेज तर्रार लग रहे हैं, नौकरी से आप इस्तीफा दीजिए और आइए पार्टी में। तो 1952 से लेकर 1962 तक रसड़ा के प्रथम विधायक रहे हमारे दादाजी। 62 से लेकर 67 तक सीयर विधानसभा के विधायक रहे हैं। फिर 68 के जब चुनाव हुआ तो कम मतों से पराजित हुए, तो उनको एमएलसी बनाया गया। बनाने की प्रक्रिया चल रही थी कि गंगा सिंह जो है बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उस समय के ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे हैं, इनको ऐसे विधानसभा में जरूरी है। तो जैसे ही हमको हमारे दादा को पता चला कि हमको एमएलसी बनाया जा रहा है, तो उन्होंने उसको तुरंत अस्वीकार किया। कहा कि नहीं, जनता ने मुझे स्वीकार नहीं किया है, जनता ने मुझे पराजित किया है, तो मैं पीछे के रास्ते से विधानसभा में नहीं आऊँगा। जब भी आऊँगा सामने के रास्ते से आऊँगा, जब जनता हमको स्वीकार करके भेजेगी तभी। और आज की राजनीति में मैं देखता हूँ कि अगर एक आपको बीडीसी बनना रहता है या एक मनोनीत मेंबर बनना रहता है, तो बड़े नेताओं के बड़ा जी हुजूरी करना पड़ता है कि सर मैं कैसे भी वार्ड मेंबर बन जाता, मैं बीडीसी बन जाता, गाँव का एक मेंबर बन जाता। उनके पीछे-पीछे घूमते, तो वो उस समय वो त्याग पुरुष थे। और ऐसा नहीं कि मेरे बाबा ही थे, पहले के जो भी लोग हैं, जो भी राजनीति करते थे, जो भी त्याग पुरुष थे। आज वो त्याग की भावना नहीं है, और जिस दिन नौजवानों में त्याग की भावना आ जाएगी, हमारा देश का सूरत बदल जाएगा। मुझे भी कई बार नगर अध्यक्ष बनाया गया, मैं लगातार 3 बार नगर अध्यक्ष था, कांग्रेस पार्टी का बलिया का नगर अध्यक्ष था। चौथी बार जब मुझे बनाया गया तो मैंने कहा कि सर मैं ही 4 बार 5 बार से बनता रहूँगा तो आने वाले लड़के जो हैं क्या करेंगे, मुझे हटाया जाए। और मैं खुद ही पार्टी से पद से अपना इस्तीफा दिया कि और दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए। तो ऐसा त्याग होना चाहिए, त्याग करना चाहिए, तब तक राजनीति में और भी चेहरे आएंगे। जी। अच्छा, आपके पिता ने आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण के साथ लोक क्रांति में हिस्सा लिया। घर में सत्ता से टकराने की 2 कहानियां थी। क्या वही आपको सत्ता से सवाल पूछने की ताकत देती है? देखिए वो तो हमारे रगों में है। जैसे कि बाबा हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई के समय बहुत ही यातनाएं झेले और 3 साल तक वाराणसी सेंट्रल जेल में वो बंद थे, कैद थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे रगों में है। हमारे उसके बाद पिताजी के रगों में था, उनको लगा होगा कि इमरजेंसी के दौरान इस चीज़ का हमको विरोध करना चाहिए, उन्होंने किया। और आज भी आप देखे होंगे कि जहाँ भी कोई अन्याय होता है, उत्पीड़न की बात होती है, चाहे कोई भी मामला होता है, वही रक्त जो हमारे अंदर संचार होता है और यथाशक्ति हमको भी जो लड़ना होता है मैं लड़ता हूँ। और आप लोगों के सहयोग से, लोगों के स्नेह और प्यार से वो सफलता भी मुझे मिलती है। अभी तो 2-3 दिन पहले आपको प्रशासन
गिरफ्तार किया था, वो जी। किस मामले में? नेशनल हेराल्ड जो मामला था, राहुल जी। गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे और बहुत ही उनको बदनाम करने का प्रयास एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, लेकिन असफलता मिली और उनको क्लीन चिट मिला। इसको लेकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेरने के लिए जा रहे थे, तो हम लोग बहादुरपुर 3 किलोमीटर दूर जाकर हम लोग को गिरफ्तार किया गया। चूंकि आपने पूछा तो मैं बता दूं कि उसमें कई लोगों का ये भी सवाल था कि प्रशासन जो है हंस रही थी, पीछे से आपको पकड़ रही थी। जी। तो वो कारण ये था कि वो 3 से 4 बार हमें प्रयास किया पकड़ने को, हम लोग बार-बार भाग जा रहे थे और जब मैं बैठ गया था तो मुझे 5 बार उठाने का प्रयास किया, जी। तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था उन लोगों से। उसलिए वो लोग हंस रहे थे कि एक मतलब दिखने में पतला-दुबला दिख रहा है, लेकिन उठ नहीं रहा है, तो 4-5 लोग मिलकर हमको उठाए। लोगों का तो हंसना काम है। बिल्कुल। 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से जुड़ा परिवार, क्या ये विरासत आपके लिए ताकत देती है या कभी-कभी बोझ भी बन जाती है? नहीं, देखिए ताकत देती है, कहीं न कहीं इसलिए ताकत देती है क्योंकि मैं ईमानदार परिवार से और ईमानदार व्यक्ति हूँ। आज मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि मैं उस परिवार से हूँ, तो मुझे ताकत मिलती है। कहीं न कहीं होपलेस थोड़ा-सा होते हैं, कहीं हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे रिलेटिव कहते हैं कि किस पार्टी में हो, इस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। तो हमेशा अस्तित्व के लिए नहीं, कहीं जब बुरा दिन किसी का रहता है तो उसका साथ देने का भी होता है। अच्छे दिन में तो सब रहते हैं, सरकारें आएँगी, सरकारें जाएँगी, लेकिन जो विपरीत परिस्थितियों में बहकर निकल जाए, उसको ही ज़्यादा माना जाता है। अच्छा, कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा है क्योंकि कांग्रेस एक सर्व समाज, सर्व जाति, धर्म को मानने वाली पार्टी है, तो उसको लेकर मुझे चलना होता है। और रही बात दूसरी पार्टियों का, तो उनका आप देख ही रहे होंगे कि नौजवान जो है पिछलग्गू बनकर रह चुके हैं। क्योंकि गेट ज़्यादा खो नेताओं का खोलने भी हम देख रहे हैं कि आजकल इस पार्टी के हैं, फिर उसके बाद मुझे भाजपा 2 में। बार 2 बार मैं नाम नहीं लूँगा, 2 मिनिस्टर, बलिया के 2 मिनिस्टर, एक बार 4 साल पहले और अभी 2 साल पहले 2 मिनिस्टर मुझे प्रयास किए कि मैं उनकी पार्टी में चला जाऊँ, लेकिन मैंने उनका खंडन किया कि भाई मैं जहाँ हूँ और जब मुझे लगेगा, देखा जाएगा, जब लगेगा तो लगेगा, लेकिन मैं किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूँ। अभी मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ। एक बार बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले पेपर में सुबह में आ गया था, बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए सागर सिंह राहुल। अच्छा। मैं सुबह अभी सोया ही था तो एक फ़ोन आया कि बधाई हो बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने कहा कि भाई मैं तो ज्वाइन नहीं किया हूँ। हाँ। नहीं, तो मेरे एक सीनियर नेता थे, वो पार्टी ज्वाइन किए थे और मेरे बिना सहमति के वो पेपर में नाम, न्यूज़ में नाम दे दिए थे, तो उसमें सुबह में आ गया था सागर सिंह राहुल। उसका मैंने खंडन किया और अभी तक लगातार मैं हूँ। एक बार बीच में ऐसी स्थिति परिस्थिति आई कि मुझे चुनाव निर्दल लड़ना पड़ा। मैं लड़ा, लेकिन फिर पुनः मैं पार्टी में हूँ। अच्छा, इससे तो पहले 2017 में आप टिकट भी माँग रहे थे। जी। जी, उस समय 17 में चुनाव में के समय नगरपालिका, बलिया नगरपालिका का मैंने टिकट माँगा और मुझे मिला भी। जी। यहाँ से लेटर इश्यू हो गया और यहाँ के जितने सीनियर नेता थे उन्होंने मुझे शुभकामनाएँ दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि जाइए आप सिंबल लखनऊ लेकर आइए, लखनऊ से लेकर आइए। हम लोग गए थे, वहाँ पे रात को 11 बजे तक थे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश, अब जो भी पार्टी का वो निर्णय हुआ होगा, शीला मिश्रा जी थी, उनको टिकट दे दिया गया। उस समय उनके लड़के की हत्या हुई थी, उस सहानुभूति में दे दिया गया होगा, तो टिकट दिया गया। लेकिन फिर मैं यहाँ पे आया बलिया में और अपने शुभचिंतकों से, अपने साथियों से मैंने वार्ता किया कि भाई आगे की रणनीति क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक बार पार्टी को मौका देना चाहिए, आपने पहली बार मांगा है, एक बार पार्टी को मौका देना चाहिए। और तो मैं शीला मिश्रा के साथ समर्थन में रहा। तो फिर तो 2024 में आपको कांग्रेस दे रही थी टिकट, फिर आपने निर्दल। देखिए उस समय क्या था कि जैसे कि जनता की कुछ भावनाएं होती हैं। जी। मैं जब मार्केट में घूमता था तो जनता कहती थी कि सागर भाई आप अगर चूंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी से हैं, कोई कहता था हम समाजवादी पार्टी से हैं, कोई बसपा से हैं, तो सागर भाई थोड़ा सा आप अगर निर्दल आते तो हम लोगों के लिए अच्छा रहता कि हम लोग खुलकर आपका समर्थन करते। जी। तो मैंने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जिला के नेतृत्व के नेताओं से बोला कि आप जो है एक समर्थन मुझे बैक सपोर्ट से कर दीजिए, सिंबल बस दूसरा रहेगा, मैं तो हूँ कांग्रेसी ही, लड़ा जाएगा, एक मंच पे बैठा भी जाएगा। तो उनकी सहमति नहीं बनी, मेरे खिलाफ दूसरे प्रत्याशी को लाया गया। मैं लड़ा, लड़ने के बाद भी अच्छा, आप लोग के आशीर्वाद से अच्छा खासा वोट पाया और फिर पुनः पार्टी में चला गया। अच्छा, आपने ब्लड बैंक की शुरुआत की थी, सोशल मीडिया से लोगों को जोड़ा और जरूरतमंदों तक खून पहुंचाया। क्या ये काम सरकार का नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए शुरुआत हमने आज से 12-13 साल पहले मैंने किया। जब फेसबुक मैं यूज करने लगा, इस्तेमाल करने लगा, तो मुझे लगा कि ये सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं कि मैं आज इस ढाबे पे भोजन करते हुए, आज मैं इस फॉर्च्यूनर या जो भी गाड़ियाँ उस समय होंगी, लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, इस गाड़ियों से मैं घूमते हुए, इस पार्क में घूमते हुए, तो मुझे लगा कि ये सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है लोगों की मदद करने के लिए, ना कि अपना शो ऑफ करने के लिए। जी। तो मैंने पहला पोस्ट किया कि फलाने ग्रुप का
एक मरीज को ब्लड की जरूरत है और उसमें अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने अपना कमेंट किया कि मेरा ग्रुप ये है, तो धीरे धीरे वो कारवा बढ़ता गया। और आज आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे अनेक प्रकार के नौजवान लड़के जो ब्लड ग्रुप चाहता है सोशल मीडिया पर डालते हैं और कहीं ना कहीं उसमें उनको सफलता मिलती है और मरीज को ब्लड मुहैया करा दिया जाता है। एक अच्छा ये प्रयास रहा और ये सरकार को, सही बात है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत रक्त की वजह से मरीजों का निधन हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस पे मुहिम चलाएगी तो जरूर। और आपने जैसे पूछा तो मैं एक आपको अपना सुझाव भी दूंगा कि पहले एक कार्ड बनता था, रक्तदान करने पे कार्ड बनता था, तो 1 साल के लिए रहता था और वो आपको कहीं भी इस्तेमाल हो जाता था। लेकिन इस समय वो कार्ड की वैधता 3 महीने के लिए हो गई है और सिर्फ बलिया में है, जहाँ पे आप ब्लड देंगे वहीं पे। इस चीजों को बढ़ाना चाहिए, 1 साल के लिए कम से कम करना चाहिए जी। और उस कार्ड से ऑल इंडिया कहीं भी रक्तदान, क्योंकि कोई व्यक्ति क्यों करेगा रक्तदान जब 3 महीना में कार्ड एक्सपायर हो जाएगा तो अपने शरीर में ही रखेगा। लेकिन अगर 1 साल के लिए हो जाएगा तो हमको लगता है कि रक्तदान करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, आजकल के युवा ब्लड देने से डरते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ना बिल्कुल, देखिए एक कई ऐसी समस्या आती हैं कि नौजवान और गांव के लोग ज्यादा, हाँ। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज्यादा जो है रक्तदान करने में डरते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे बताऊंगा कि रक्तदान करना चाहिए। जैसे आप देखे होंगे कि पानी की टंकी अगर आपके छत पर लगी हुई है और अगर उसको 1 साल या 2 साल में साफ नहीं करेंगे तो टोटियां जो है जाम पड़ जाती हैं। तो उसी तरह अगर आपने रक्तदान नहीं किया तो आपकी नसें जाम होंगी, तो आपको हार्ट अटैक की बीमारी, बीपी की बीमारी, शुगर की बीमारी ये होना तय है। तो अगर आप किसी मरीज को सहयोग के लिए अगर रक्तदान नहीं करना चाहते हैं तो स्वयं अपने लिए, अपने स्वस्थ होने के लिए आपको रक्तदान 1 साल में 1 बार जरूर करना चाहिए। और रक्तदान करने से कुछ नुकसान नहीं होता है, उसका लाभ ही होता है। तो नौजवानों को इसमें बढ़ चढ़ कर आना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इसमें आना चाहिए। जो 50 साल की उम्र तक है वो लोग रक्तदान कर सकते हैं। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि जैसे हम ही हुए चाहे कोई भी हुआ, जिन लोगों के पास वो लोग नहीं जाते हैं, जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, गली-गली भटकते हैं, उनके पास आप जाते हैं, बात करते हैं, उनको अपने घर लाते हैं, उसके बाद उनको कुशल-क्षेम उनके घर पहुँचाते हैं। तो क्या घर के लोग आपको मना नहीं करते हैं? नहीं, घर के लोग तो मना नहीं करते हैं, चूंकि हमारे बच्चे और हमारे परिवार भी हमको सपोर्ट करते हैं। और ये बात सही बात कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों के पास हमको जाना होता है जहाँ से कोई व्यक्ति गुजरना भी नहीं चाहता हो, जी। क्योंकि कई ऐसे केस आते हैं कि किसी का हाथ सड़ा हुआ है, किसी का पैर सड़ा हुआ है, कई ऐसे भी विक्षिप्त व्यक्ति रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे अपना मलबा भी छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के पास मुझे जाना होता है। ये कोरोना के समय से हमने चालू किया। कोरोना के समय जब सारे लोग अपने अपने घरों में थे, तो मैं जब सड़क पे निकला लोगों को सेवा करने के लिए, भोजन बांटने के लिए, तो सारे लोग घर में थे, तो मुझे लगता था कि ये व्यक्ति सब, वो लोग दिखने लगे। उसी समय से मैंने चालू किया, उनका नाम पता, उनको पूछने का प्रयास, उनका दाढ़ी बार बनवाना, उनका इलाज करवाना, उनको नहलाना धुलाना और उनके परिवार को। कई ऐसे केस आते थे जिसमें उनका परिवार कई 100 किलोमीटर दूर है, 2 दिन बाद आएंगे। और ऐसी स्थिति में वो विक्षिप्त व्यक्ति है, अगर किसी स्थान पे छोड़ देंगे तो वो फिर दूसरे स्थान पे चला जाएगा, तो मिलेगा नहीं। उस व्यक्ति को मैं पकड़कर अपने घर लाता था। घर पे लाने के बाद बैठाता था, अपने सोने की व्यवस्था, तो परिवार ही हमारा उसके लिए 2 रोटी बनाना, सब्जी बनाना, बच्चे हमारे उनको पत्तल में देना, पानी देना, ये सब करते हैं तो एक सपोर्ट मिलता है। और आप लोगों के सहयोग से अभी तक हमको लगता है कि सैकड़ों जो है ऐसे परिवारों को, विक्षिप्त परिवारों को अपने परिवार से हमको मिलाने का सौभाग्य मिला। तो कहीं ना कहीं मेरा एक स्लोगन भी है, नर सेवा नारायण सेवा। अगर धरती पे आप हैं तो कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। क्योंकि देखिए सही बात है कि मैंने आज ही एक सोशल मीडिया पे पढ़ा, किसी ने अच्छा लिखा था कि 5,000 के जैकेट पहनने से कोई मतलब नहीं, 1,000 के जैकेट पहनिए, 4,000 रुपया रखे रहिए किसी की मदद करने के लिए, कि किसी की सहयोग करने के लिए। क्योंकि अगर अचानक कुछ हो जाएगा तो ये 5,000 का जैकेट हमारा काम नहीं आएगा। वो 4,000 रुपया अगर जो सेविंग में बचाए रहेंगे, तो मैं अपने जो भी दिनचर्या का क्योंकि मैं बहुत बड़ा उद्योगपति नहीं, करोड़पति नहीं, जितने में हूँ उतने में लोगों का मदद करता हूँ, सहयोग करता हूँ और भगवान का आशीर्वाद रहता है कि मुझे सफलता भी मिलती है। वो लोग अपना आशीर्वाद दुआ देते हैं, इसी से मेरा खुशी मिलता है। अच्छा, कितने लोगों को देखा है कि समाज सेवा कम लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाते ज्यादा हैं, इसको आप सबका देखिए, इसमें भी मैं ईट-बट नहीं करना चाहूंगा। जो भी हो, मैं क्या कह रहा हूं कि वो व्यक्ति अगर 1 रुपया का सहयोग किया है
और फोटो खिंचवाया, वीडियो खिंचवाया, दिया ना, उससे लिया तो नहीं नहीं। लिया। अगर ले रहा है वो बुरा चीज है, दे रहा है होना चाहिए। अगर आप जैसे कहिए कि कहीं जाम लगा हुआ है हाँ। और कहीं पे ट्रक फंसी हुई है, पूरा जाम लगा हुआ है, सारे लोग हॉर्न बजा रहे हैं, सारे लोग साइड से, कोई निकल जा रहा है। अगर मैं वहां पे हूं और मैं कह दूं कि भाई मेरा वीडियो एक बनाओ और आप 5-10 लोग मिले, हम लोग ट्रक को धक्का दे, तो मेरा वीडियो बना, ठीक है, ट्रक निकला, जाम हटा, हाँ। सारे लोग अपने अपने मंजिल की तरफ, कारवां की तरफ बढ़े, वो देखना चाहिए, ना कि उनका वीडियो देखना चाहिए। हाँ। और सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे, सोशल मीडिया पर नहीं भी डालेंगे, आज अगर मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालता तो कौन सागर सिंह राहुल सही क्या बात किए हैं समाज के लिए, तो एक डालना भी जरूरी है, क्योंकि लोग आजकल सबूत ढूंढ रहे हैं, तो उनको सबूत, ये सबूत के तौर पे दिया जाता है। हाँ। अच्छा, आपने कितने सालों से देखे हैं हम कि पक्षियों के लिए भी आप दाना का हाँ, एक बीच में हमने मुहिम चलाया था, अभी 2-4 सालों से बंद है, कि प्रत्येक साल जो है, कभी पिताजी की पुण्यतिथि पे हो या कभी गौरैया दिवस पे हो, जब भी मौका मिला है तो हम लोगों ने पात्र बनवाया था, टीने के पात्र होता है, या कटोरी हो, कचहरी हो, चंद्रशेखर उद्यान केंद्र हो, कलेक्ट्रेट हो, बिशनीपुर हो, अपने मोहल्ले में हो, ये पात्र रखते हैं कि भाई हम तो पुरुष हैं, हम तो इंसान हैं, कहीं भी प्यास और भूख लगेगा तो मांग लेंगे, वो पक्षियां हैं, बोल नहीं पाएंगी, तो उनके लिए भी रखना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख भी रहे होंगे कि पक्षियों धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, गौरैया धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, तो इनको बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और आने वाले पीढ़ियों को, अपने बच्चों को भी है, मैं अगर निकलता हूँ रात को 11 या 12 बजे, लोगों को ठंड के मौसम में कंबल ओढ़, तो अपने बच्चे, अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को साथ में लेकर निकलता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी देखें कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, सेवा है, और ये करना चाहिए। अच्छा, हमने देखा है कि लोग आपके यहाँ लाके पुराने कपड़े देते हैं, उसके बाद आप उसको जरूरतमंद लोगों को पहुंचाते हैं। ये 16-17 सालों से जो है मैंने एक मुहिम चलाई थी कि आप अपना जो भी पुराने कपड़े हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, अगर आप देंगे तो जिसको जरूरत होगा उनको दिया जाएगा। तो धीरे धीरे तो अब लोग, नौजवान चालू कर दिए हैं लोग, तो मैं बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी प्रत्येक ठंडा में हमारे यहाँ कुछ ना कुछ वस्त्र आ जाते हैं। आज अभी भी 15-20 झोले हमारे यहाँ कपड़ा आया है, तो रखे, उसको बांटा जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी अगर देख रहा हो, अगर उनके यहाँ पुराने कपड़े हो, तो राहुल भैया के यहाँ ला के दे सकता है कि वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाए। अच्छा सर, एक सवाल और है कि अगर जिले में सारी पार्टियों को हटा दिया जाए, तो आप कौन सा ऐसे नेता है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? देखिए, 1-2 नेता ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी में भी है, तो लेकिन भाई जो जिनके अंदर अच्छाई है, तो उनकी अच्छाई का बखान होना चाहिए। जी। पहले तो हमारी पार्टी में थे स्वर्गीय बच्चा पाठक जी, जी। और आप देखे होंगे कि मेरे जो भी बैनर बनते हैं, तो एक तरफ मेरे बाबा का फोटो लगता है और एक तरफ बच्चा पाठक जी का मैंने फोटो लगाते हैं। इसलिए कि जब मैं एक बार आंदोलन किया था, तो वो अस्वस्थ थे और उनको जानकारी हुआ कि वो अनशन पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, तो वो अस्वस्थ होने के बावजूद वो अपनी गाड़ी से आए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे बाबा होते तो ऐसे ही होते और मुझे आशीर्वाद देने आते, तब से मैं उनको मानता हूँ। और वक्ता के रूप में अगर बोला जाए, अच्छे वक्ता के रूप में, तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, चूंकि छात्र राजनीति से हैं और अच्छे वक्ता हैं, अच्छे व्यक्ति भी हैं, उनके विचार भी अच्छे हैं। और अगर कार्यकर्ताओं के लिए लड़ने भिड़ने की बात हो, तो उस समय, अब तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो हम अब तो इसमें, इस पार्टी में ये मनाही है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना है, क्योंकि लड़ना रहता तो मुन्ना बहादुर सिंह जी के लिए कई लोग आगे रहते। तो समाजवादी पार्टी में जब तक थे नारद राय जी, श्री नारद राय जी पूर्व मंत्री, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहते थे। अब भारतीय जनता पार्टी में है, वो रुतबा उनको में नहीं दिखता है जो पहले हुआ करता था। उम्मीद करते हैं कि एक बार वो अपने विचार, मेरे बातों को अगर सुन रहे होंगे तो वो विचार करेंगे कि, क्योंकि एक समय था, मैंने तो उनसे बोला भी, वो आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, अगर सुनेंगे तो वो, उनको ध्यान होगा कि जब मैं एक बार भाषण दे रहा था गुरुविहार चौराहे पे, तो उनका काफिला जा रहा था और उन्होंने गाड़ी का शीशा जब हटाया, तो मैंने बोला था कि जब नारद राय चलते थे तो लोग कहते थे कि शेर आ गया, और आज नारद राय एक वार्ड मेंबरी के लिए और एक चेयरमैनी के लिए गली गली भटक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकर्ता और नौजवानों के लिए ये एक सोचनीय विषय है कि जो एक व्यक्ति शेर हुआ करता था, आज गली गली में भटक रहा है। तो इस पर विचार होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई। अच्छा, 5 या 8 सालों से हर रविवार आपकी गंगा सेवा समिति, भजन, दवा सेवा, ये आस्था या आंदोलन, और क्या राजनीति से सेवा की कोई जगह बची है? मुझे नहीं लगता कि सेवा का, अगर कोई छूट गया होगा तो छूट गया होगा।
नहीं तो हम लोगों ने अ, आग 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 जली में हम लोगों ने मदद किया है पब्लिक को। बाढ़ जब भी आता है 15-16 सालों से यथाशक्ति एक मोमबत्ती और एक माचिस ही देना होता है। तो हम लोग चूंकि किसी से डोनेशन तो लेते नहीं है, एक माचिस और मोमबत्ती ही लेकर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। ये हो गए और भी तमाम रक्तदान है। पुराने कपड़े जो है हम लोग इकट्ठा करना, एक शुरुआत हम लोगों ने किया था, पुराने कपड़े इकट्ठा कर कर और जरूरतमंदों में वितरण करना। अभी भी आप जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे घर पे कम से कम 20-25 झोले रखे हुए हैं। क्योंकि इसको मैं थोड़ा कम कर दिया हूँ, लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये करते हैं तो हमारे आवास पर लाकर रख देते हैं। तो ठंड का मौसम आ गया है, उसको वितरण किया जाएगा। अच्छा, गंगा सफाई का भी आप पहले अपने दोस्तों के साथ मतलब जाते थे गंगा बिल्कुल। सफाई के लिए? प्रत्येक रविवार को, वो चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडा हो, हम लोग प्रत्येक रविवार को सुबह 6 साढ़े 6 बजे घाट पे हम लोग 25 से 30 की संख्या में नौजवान चले जाते थे और गंगा सफाई, ओरिजिनल गंगा सफाई हम लोग करते थे। ना कि दिखाकर बस फोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना। फोटो वीडियो बनता था, वो भी जरूरी है क्योंकि आज के दौर में वो जरूरी है। अगर नहीं दिखाएंगे तो लोग कहेंगे कुछ करते नहीं कुछ है। करते नहीं है। और दिखाएंगे भी तो कुछ लोगों का कहना होगा कि वीडियो फोटो के लिए तो भाई आप हाँ। सबको तो संतुष्ट कर नहीं सकते। लेकिन गंगा सफाई हम लोग करते थे और अच्छा हम लोगों का वो अभियान चला। धीरे धीरे नौजवान कई जगहों पे गांव में कोई बुधवार को, कोई शुक्रवार को, हफ्ता में एक बार उसको रखने लगे। धीरे धीरे क्या है कि उम्र के हिसाब से हमारे साथ जो साथी रहने वाले हैं, किनकी शादी हो गई, कोई नौकरी पे चले गए, कोई अपने काम में व्यस्त हो गए, तो एक श्रृंखला थोड़ी वो टूट गई। लेकिन अभी भी अगर कहीं भी आपदा आती है तो उनको एक मैसेज, एक फोन होता है तो सारे लोग जुट जाते हैं और हम लोग मदद के लिए चल पड़ते हैं। नोटबंदी के समय भी आपका वीडियो वायरल था, क्योंकि उस समय जो बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, लोग कई मतलब धूप हुआ था और लोग लाइन में लग के जी, अचानक उस समय भी आप प्रधानमंत्री जी द्वारा नोटबंदी का घोषणा किया गया, जी तो जिसको लेकर पब्लिक में ज्यादा ही बेचैनी हो गई कि हमारे पैसे कैसे। तो एटीएम के पास लाइन लगी हुई थी और गर्मी का सीजन था। जी तो मैं सोचा कि भाई जो परेशान व्यक्ति हैं लोग, तो उनके लिए मैंने जलपान की व्यवस्था किया। बतासा और पानी हर एटीएम पे प्रयास किया। मिड्ढी हो, कदम चौराहा हो, स्टेशन के पास हो, पूरे 1 महीने लगातार रेगुलर अपने निजी खर्चे से, अपने गंगा सेवा समिति के सदस्यों द्वारा हम लोगों ने जलपान करने का उन लोगों की सेवा किया। अच्छा, जब ये आप समाज सेवा करते हैं तो सरकार की तरफ से कोई मदद? नहीं, अभी तक तो कोई मदद नहीं। सरकार की तरफ से सहयोग की मदद तो छोड़िए, एक जैसे सम्मानित करने का भी कार्यक्रम अगर कहीं से आता है, तो जब आता है कि सागर सिंह राहुल को सम्मानित करता है तो मुझे काट दिया जाता है कि सागर सिंह राहुल की पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो लोगों की नजरिया, उनको ये लगता है कि पार्टी से जुड़कर राजनीति वो सेवा करते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई, कोई भी यही चाहता है ना कि राजनीति में होने के बाद कोई अगर पद मिले तो लोगों की सेवा करें। तो मैं मुझे बिना पद मिले हुए मैं सेवा करता हूँ कि सेवा करनी चाहिए। राजनीति में आप पद के बाद जरूरी नहीं कि सेवा करें, राजनीति में पद पाने के पहले भी सेवा रेगुलर कर सकते हैं, तो मैं करता आता हूँ। अच्छा, बलिया के सरकारी अस्पतालों की हालत ये है कि गंभीर मरीज आज भी वाराणसी या पटना भेजे जाते हैं। डबल इंजन सरकार में इलाज क्यों सिंगल इंजन पर चल रहा है? देखिए, जिला अस्पताल का तो अब बात करना भी बेकार है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार आंदोलन किया, कई बार आवाज उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि की गलती नहीं है, यहाँ की पब्लिक की गलती है। हाँ। जब पब्लिक के अपने पे आती है, या तो अपने रिलेटिव पे आते हैं, या अपने माता पिता पे आते हैं, या भाई पे आते हैं, तब तक तो वो कहते हैं कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर उसके बाद अगले दिन से वो चले जाते हैं। सबको ये सोचना चाहिए कि आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। और सही बात है कि होता भी है, लेकिन सबको जब एक मुट्ठी बनकर आंदोलन करेगा, उसके लिए रणनीति तैयार कर बैठेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार भी दबेगी, प्रशासन भी दबेगा, लेकिन पब्लिक को समय नहीं है, अपनी दुकान से समय नहीं है, अपने काम से समय नहीं है। कोई कहेगा यार इस ठंड के मौसम में क्यों जाए, कंबल ओढ़कर घर पे सो। आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आंदोलन किया था। 5 दिनों तक मैं अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर सड़क पर कूड़ों के बीच में मैं सोया हुआ था। तब पर भी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन मेरे अंदर है, बाबा का खून है कि मैं जिस चीज को ठान लेता हूँ उसको मैं करता हूँ, उसका परिणाम जो भी हो। अच्छा, आपने अस्पतालों में खुद के प्रयास से अशोक स्तंभ लगवाए, ये सिर्फ प्रतीक है या संविधान की याद दिलाने की मजबूरी? देखिए, चूंकि मैंने पहले बताया कि मेरे बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और मेरे बाबा की प्रतिमा भी कहीं नहीं लगी हुई है। चौक में नाम है, और रसड़ा आप जाएंगे तो रसड़ा में उनका नाम है। और पूरा मेरा रसड़ा वार्ड नंबर 20 बाबू गंगा प्रसाद सिंह नगर के नाम से है जी। बाय रिकॉर्ड।
तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जितने भी महापुरुष हैं ये हमारे बाबा ही हैं, जी, मेरे बाबा ही हैं, और उनके प्रतिमा खंडित होती है या उनके पेंट छोड़ते हैं तो मुझे कष्ट पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई अगर मोबाइल बदलूं या उसका एक एलसीडी बदलूं तो 4 से 5 हज़ार का बदल जाएगा। जी, तो ये प्रतिमा को रंगवाने में और जीर्णोद्धार करने में 3-4 हज़ार में हो जाएगा। तो पहले मैं प्राथमिकता देता हूँ ना मोबाइल बदलने के लिए। मेरा मोबाइल वाला आप देखेंगे तो 7 साल 8 साल में एक मोबाइल चलाता हूँ, जी, और उस पैसे का मतलब निकाल कर किसी महापुरुषों की प्रतिमाएं या किसी का मदद करना हो वो करते हैं। रहा अशोक स्तंभ की बात जिला अस्पताल की, तो 5-6 सालों से वहाँ पर अशोक स्तंभ नहीं था। मैंने कई बार पत्रक दिया, नहीं माने लोग। तो योगी जी जो है मुख्यमंत्री जी आने वाले थे बलिया में कहीं पे, तो मैंने यहाँ पे घोषणा किया कि मैं भूख हड़ताल पे बैठने वाला हूँ। आनन फानन में प्रशासन जो है अशोक स्तंभ लगाया, रात को ही लगा दिया। हाँ। लेकिन मैं गया तो देखा तो अशोक स्तंभ, हम लोग ऊंचे हो जा रहे थे, अशोक स्तंभ नीचे थे, नीचे। तो वो हमको थोड़ा अपमानजनक लगा। तो अपने निजी खर्चे से उनको ऊंचा किया। और यही नहीं, फेफना में भी है। फेफना में भी आप जब जाएंगे जहाँ पुराना थाना था, थाने हटने की वजह से वहाँ पे जंगल झाड़ हो गए थे। तो गंगा सेवा समिति के लड़के उस समय भी क्रांति की लड़ाई लड़े। समझिए वहाँ पे कब्जा था, कब्जा निकालने के लिए झगड़ा भी करना पड़ा। हमारे 2 साथियों का एक हाथ टूट गया और एक का आंख में चोट लगा। तो हम लोगों ने वो खाली करवाया, उसके बाद फिर वहाँ पे रंगवाया और अशोक स्तंभ शहीद राम सागर गुप्ता जी के अशोक स्तंभ को जीर्णोद्धार कराया। और यहाँ के जिला प्रशासन से हम लोगों ने बात कर वहाँ पे इंटरलॉकिंग और मिट्टी का काम करवाया। तो आज जाकर फिर वहाँ पे पुलिस विभाग बैठती है। अच्छा, बलिया में दिन दहाड़े हत्याएं होती हैं, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। ईमानदारी से बताइए, डर अपराधियों में है या आम जनता में? देखिए, अपराधियों में तो कहीं कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। आप देखे होंगे कि आम जनता में है। आप देखे होंगे, मुझे ये नहीं लगता, अगर सवाल करें तो कई लोग घेरने को प्रयास कर लेंगे सोशल मीडिया पे चाहे कहीं जी। पे भी, और वो लोग ज्यादा करते हैं जो कुछ नहीं करेंगे समाज हित के लिए, घर से अपने बाहर भी नहीं निकलेंगे। आप देखे होंगे कि जब भी कुछ घटना होती है और जब प्रशासन पे दबाव होता है तो पता नहीं कहाँ से वो अपराधी कट्टा लेकर आ जाता है जी, कि हम पे फायर किया और हम लोगों ने उन पे जवाबी कार्रवाई किया और उनके दाहिने पैर में गोली। क्या सटीक निशाना है इन लोगों का कि पैर पे ही निशाना उनको लगता है। मैंने तो एक फोटो भी रखा है, और तुरंत गमछी भी बांध देते हैं, कपड़ा कोई रहता है बांध देते हैं लोग, और खून का रंग लाल होता है। हमेशा पैर में ही गोली लगती है। आप पैर में लगने के बाद आप उसको जूम करके देखेंगे तो वो लगता है कि पानी से भिगाया हुआ है, कहीं से वो लाल रंग दिखता ही नहीं है। तो अगर ऐसे निशानेबाज है, कभी कभी गोली सीने पे भी लगनी चाहिए अपराधियों को। अपराधियों को सीने, तब जाकर दहशत फैलेगा। और गोली लगेगा पैर में और 2 महीने बाद फिर वो छूट कर बाहर आएगा तो कहाँ से उनके अंदर दहशत होगा। हम्म। जब बलिया के लोगों को अंग्रेजों का दलाल कहा गया, आप सड़क पर उतरे, पुतला भी फूका, ये सिर्फ बयान का विरोध था या बलिया की अस्मिता की लड़ाई? नहीं, ये बलिया की अस्मिता की लड़ाई थी और पूरे पूरे जनपद, पूरे आम जनमानस की ये लड़ाई थी। लेकिन आम जनमानस में बोल ही रहा हूँ कि सुन रहे सारे हैं, लोग चुप थे। सारे लोग चुप हैं। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर भाई सेनानी परिवार का खून है, मैं तो चुप नहीं रहूंगा। भले मुझे भी यातनाएं सहनी पड़ती है सोशल मीडिया पे, मुझे बहुत उल्टा सीधा लोग कमेंट भी करते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ चुपचाप की। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा उनको कि भाई अगर आप साथ नहीं दे सकते, सहयोग नहीं कर सकते, तो कम से कम आप चुप रहें, क्योंकि चुप रहना भी एक सहयोग है। जी, किसी का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। और उस समय सिर्फ सागर सिंह के बाबा गंगा सिंह को दलाल नहीं कहा गया था, मेरे पिताजी को दलाल नहीं कहा गया था, पूरे बलिया जनपद के महापुरुषों को, महापुरुषों के साथ साथ पूरे बलिया जनपद को बोला गया था। जी, ये हम लोगों का विरोध का कारण है। हम लोगों ने विरोध किया और करनी सेना के लोग भी विरोध किए, और रसड़ा के मान सिंह सेंगर जी, उन्होंने विरोध किया, कई लोगों ने विरोध किया, कई लोगों ने कहे, कुछ लोगों ने विरोध किया। उसका ही परिणाम था कि कैबिनेट मंत्री अपने बयान से पलटे। उन्होंने बोला कि मैं कुछ लोगों के लिए बोला था, जबकि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें कुछ शब्द का प्रयोग नहीं किए थे। तो इतना ही काफी है, माफी मांगे या ना मांगे इतना ही काफी है कि अपने बयान को तो पलटे कि मैंने कुछ लोगों के लिए बोला था। और आप अभी देखे होंगे कि पुनः अपना एक बयान उन्होंने जारी किया कि एक महिला को जो है छूने पर, कितने शर्म की बात है, लेकिन कौन बोलेगा। और हम लोग कब बोले भी, या हम लोगों को लोग टिप्पणी भी करें, अभद्र कमेंट भी करें, तो कौन बोलेगा। जी, जब देखिए, नेता का मनोबल जनता ही होती है। जब हमारे पीछे सैकड़ों लोग रहेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ जाती है। जब हम पीछे देखेंगे हमारे पीछे कोई नहीं है, तो थोड़ा सा हम भी अपने लहजे में रहेंगे कि भाई नॉर्मल हो जाए। तो जब अगर पब्लिक हमारा साथ देगी तो हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अगर पब्लिक आज कह दे कि हम 1000 की संख्या में रहेंगे, देखिए जिला अस्पताल सुधार देंगे कि नहीं सुधार देंगे।
अच्छा, हमने देखा कि वो अंग्रेजों के दलाल बलिया वाले जितने भी पहले के लोग थे, उन लोगों को अंग्रेजों के दलाल बोले गए हैं। लेकिन यहीं पे जातिवाद स्टार्ट हो जाता है। आप देखें बिल्कुल। कि निषाद समाज के वो लोग समझ नहीं पाए, निषाद निषाद परिवार समाज के लोग निषाद करड़ी समाज के सेना को टारगेट करने निषाद लगे। समाज परिवार समझ नहीं पाया। और जो भी हमको लग रहा है कि निषाद परिवार वो विरोध नहीं किया, जो भी कर रहे थे, मैं तो कमेंट पढ़ रहा था और मैं उनका प्रोफाइल भी देख रहा था, वो उनके पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उनके पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति थे और एक तरफ से हम लोगों को घेरने का प्रयास कर रहे थे, जी। लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और मंत्री जी अपना बयान बदले। अब तो मैं वही निषाद परिवार से पूछना चाहूंगा कि जब वही मंत्री जी बोल रहे हैं कि महिलाओं को छूने से क्या हो जाता है, कहीं इधर उधर थोड़ी छू दिया, तो क्या उसमें निषाद परिवार की महिलाएं नहीं आएंगी? अच्छा सर, नगरपालिका टैक्स लेती है लेकिन साफ सफाई, सड़क, रोशनी आज भी सवालों में है। नगरपालिका जवाबदेही क्यों नहीं दिखाती? देखिए, नगर पालिका विगत कम से कम हमको लग रहा है कि 12 साढ़े 12 वर्षों से, जब लक्ष्मण गुप्ता जी चेयरमैन थे उसके बाद से उनके साथ घटना हुई, उसके दौर से लेकर उसके बाद जो चेयरमैन जो भी बनते गए, वो जमीनी स्तर के नेता नहीं चुने गए। इसका मुख्य कारण ये है, देखिए कहीं ना कहीं अगर जब आप नेता चुनेंगे तो वो आपके दुख और दर्द को समझेगा, वो आपकी परेशानियों को समझेगा, क्योंकि नेता जो है हर चीज़ों को देखा रहता है, वो जमीन से जुड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पे लोग नेता को नहीं, कभी ठेकेदार को चुन लेते हैं, जी। कभी कोई व्यापारी हैं उनको चुनते हैं, जो कि अब हम जो है व्यापार में सफलता नहीं पा पाएंगे, सबकी एक अलग लाइन बनी हुई है। तो ये नहीं कि सागर सिंह राहुल को ही आप चेयरमैन बना दीजिए, जो भी अगर राजनीति में अपना समय दिया है, संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, जब वो अगर किसी पद पे बैठेगा तो वो समझिएगा कि वो सिस्टम कैसे चलाना है, कैसे व्यवस्थाएं चलानी है। अब यहाँ पे क्या है कि या तो इसके पहले व्यापारी बने थे अध्यक्ष और इस समय भी हैं, तो ये होता है कि अगर वो कोई आवाज उठाना चाहेंगे तो प्रशासन उनके प्रतिष्ठान पर दबाव देती है कि आप ज़्यादा बोलेंगे तो आपकी जांच हो जाएगी, आपकी जीएसटी जांच हो जाएगी, आपकी इनकम टैक्स हो जाएगा, आप 2 नंबर का लाते हैं कि 3 नंबर का लाते हैं, उसके वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। और जो नेता रहेगा वो किसी से डरने वाला नहीं, लड़ने वाला रहता है। हम जैसे लोग लड़ने वाले हैं, डरने वाले नहीं हैं। अगर वो गलत है, सफाई नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? जब आप टैक्स ले रहे हैं, जब आपको पेमेंट मिल रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे कोई लड़ने वाला भी तो नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है। आप देखे होंगे कि भाई चेयरमैन साहब की सारे पावर सीज कर दिया गया और मेला जो है प्रशासन ले ली। हाँ। जब प्रशासन मेला को ले ली, उसी मेले में जो है कई लोगों के साथ फ्रॉडगिरी भी हुआ। पैसा लेते थे लोग और पैसे के बदले कम पैसा देते थे। उसको देखते हुए एक बार विवाद भी हो गया, जलपरी वाले में एक व्यक्ति की मारकर हत्या भी कर दी गई और बलिया के लोग कुछ नहीं बोले, या प्रशासन यहाँ पे कोई नहीं बोला। यहाँ तो साफ साफ जिलाधिकारी के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, क्योंकि जिलाधिकारी ही अध्यक्ष थे मेला के, और बार बार ये विरोध किया जा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा था कि यहाँ पे मेला में जो है कई तरह के फ्रॉडगिरी चल रहा है, लोग हमारे पैसे ले रहे हैं चेंज के नाम पर, कम पैसे दे रहे हैं, लेकिन इसको संज्ञान में नहीं लिया गया। और आप देखे होंगे कि कलाकारों को बुलाया जाता था, कलाकार कम, अधिकारी ज्यादा नाचते थे, गाना गाते थे। हाँ, कई लोग ईओ साहब का भी आप देखे होंगे कि उन्होंने कहा कि कजरारे कजरारे एक बार गाना हो जाता, उस पर डांस हो जाता। ये सब चीजें हैं। तो जब तक आप वही कह रहे हैं कि जमीनी स्तर का कोई व्यक्ति अगर कुर्सी पे नहीं बैठेगा, और बलिया की हमको समझ में नहीं आ रहा है, होता है ना कि टेस्ट, बलिया की जनता की टेस्ट क्या हो गई है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई बाहर से आता है सांसद बन जाता है, कोई निष्क्रिय रहता है वो सांसद बन जाता है, कोई एक बार भी दरी बिछौना पे बैठा नहीं होगा जनता के लिए, वो मिनिस्टर बन जाता होगा, कोई बिहार से आता है मंत्री बन जाता है। तो बलिया के जैसे हमने 20 साल 22 साल जनता की सेवा के लिए हमने समय दिया है, जनता जहां भी कही है वहां हम खड़े हुए हैं। एक तरफ से आप कहें जैसे आईएएस पीसीएस की जो तैयारी होती है, तो वो व्यक्ति यही तो करता है, स्टूडेंट यही करता है कि सारी परीक्षाओं की तैयारी करता है, सारा एग्जाम देता है कि मेरी नौकरी लग जाए। हमने भी अपने 22 साल जो है जनता के लिए हर परीक्षा दिया, अपने परिवार को साइड में रखा, अपने बाल बच्चों को साइड में रखा, और जनता की प्रमुख जो समस्या है उसके लिए मैं आगे रहा। तो पब्लिक को सोचना चाहिए कि हर परीक्षा में बेचारा हम देने को तैयार है, सफलता मिल रहा है, तो क्यों नहीं एक बार इसको हम लोग भी कुर्सी पे बैठाएं, और मुझे नहीं बैठाए तो किसी और को भी बैठाए, लेकिन जमीनी स्तर का बैठाए। जब जमीनी स्तर का बैठेगा तब जाकर कुछ सुधरने वाला है, नहीं तो हमको नहीं लगता कि कुछ सुधरने वाला है। अच्छा, बलिया का विकास न होने का कारण कहीं ना कहीं जनता की चुप्पी है क्या? बिल्कुल है।
सबसे ज्यादा तो भाई जनता की ही चुप्पी है। मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं भी कोई नेता थोड़ी हूँ, मैं भी तो जनता ही हूँ। हाँ ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत बड़ा जिला का उपाध्यक्ष हूँ तो बहुत बड़ा मिनिस्टर हूँ, मैं भी तो जनता हूँ। जिस तरह आप हैं, जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह पब्लिक है, उस तरह मैं भी हूँ। पुलिस आपको भी टांग कर ले जा सकती है, मुझे भी टांग कर ले जा सकती सही है। बात। मैं कोई अगर पद पे रहता तब ना मेरे लिए कोई हाँ सोचता कि नहीं नहीं यार भाई, इनको उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन तो मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ। क्या मैं जमीन पे बैठा तो मुझे डर नहीं था कि प्रशासन मेरे ऊपर मुकदमा कर देगी? मैं विरोध किया तो डर नहीं था कि प्रशासन मुझे टांग कर लेकर चली जाएगी? सिक्किम की लड़की का यहाँ पे अपहरण हो गया जिला अस्पताल से कोरोना के समय में। हाँ उसको मानव तस्करी के लिए लेकर चले गए थे लोग। हाँ। कोरोना के समय में रात को 11 बजे मैं अनशन पे बैठा जिला अस्पताल जी पे, और रात को 3 बजे तक पूरा पुलिस महकमा वहां पे जुट गया था। सागर जी उठे, मैंने कहा कि नहीं उठेंगे, जब तक लड़की बरामद नहीं होगी मैं नहीं उठने वाला हूँ। और लड़की जब तक बरामद नहीं हुई, लड़की को बाई रोड कटिहार पहुंचाया गया था मानव तस्करी के लिए। लड़की जब बात हो गया, मिल गई, सिक्किम के लोग संस्था लेकर चली गई, तब हम लोगों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। तो आप लड़िए ना, मैं आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप सहयोग कीजिए। जब आप सहयोग करेंगे तो हर लड़ाई लड़ा जा सकता है, हर विकास हो सकता है। आप जो चाहेंगे वो होगा। आप बताइए, आज जेल जेल बंद है, अगर एक ठेला चलाने वाला होगा, रिक्शा चलाने वाला होगा, वो भी इतना मंदबुद्धि दिमाग का नहीं होगा कि पहले जेल के कैदियों को आजमगढ़, गोरखपुर, मऊ मऊ। भेज दे, उसके बाद उसमें क्या तो मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज 1.5 साल हो गए, पहले आप जेल ही बना लिए रहते, 1.5 साल में जेल बन गया रहता। हाँ उसके बाद कैदियों को वहां शिफ्ट कर दिए रहते बलिया में, उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज बनाते हैं। लेकिन चारों तरफ हाथ डाल दिया गया है। जुहू बीच बनाएंगे, रोडवेज को एयरपोर्ट मॉडल बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जेल बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे, और अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है। और 1 से 1.5 साल बचा हुआ है ये विधानसभा खत्म होने का। आप देखेंगे रोडवेज बस एक जो है एक लेयर अभी ढलैया हुआ है। नहीं हुआ है मेडिकल कॉलेज का, तब तक तो कैदियों को यहीं पे रखना चाहिए, जो बड़े बिल्कुल, कैदी हैं अरे उनको। इतने लोगों को परेशानी हो रही है। मुन्ना बहादुर जी ने बोला ना हाँ कि भाई हम तो थोड़ा मिडिल क्लास के हैं, जिनको हाँ मुरली छपरा जाना हो, जिनको बैरिया के लोग हों, वो कैसे परिवार से मिलेंगे? तो दर्द उनका झलका ना झलका। उसी पार्टी के होकर। हाँ तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बार ये भी बोलना चाहूंगा मुन्ना बहादुर जी से, कि भाई मंत्री जी के साथ में रहना है, उठना है। धर्मेंद्र सिंह जी ने आपको रिसीव किया तो वहीं पे आप बोल दिए रहते कि अरे धर्मेंद्र भैया बड़ा परेशानी हो रहा है, यहाँ के कैदियों को पुनः पहले जिला जेल में ला दिया जाए और एक बन जाए, क्योंकि अभी भी उसी तरह जेल पड़ा ही हुआ है। जी जेल में लाया जाए और एक नया जेल बनाया जाए, यहाँ से शिफ्ट करें, क्योंकि जिस पे बीता है वो जानता है। जी। उन पे बीता था वो जानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि अगर हम लोग पे नहीं भी बीतेगा तो भी हम लोग जानने वाले हैं। मैं बहुत दिनों से कई लोगों से मैंने बोला कि बहुत कष्ट होता होगा। एक बार अगर किसी परिवार को सोचिए, रक्षाबंधन हो, जिसके 2 भाई हो और दोनों भाइयों के कलाई पे राखी बांधी हो, उस बहन के लिए कितनी समस्या है। वो हल्दी जाएगी कि आजमगढ़ जाएगी, हाँ सही ये बात। चीज को समझना चाहिए। और पता नहीं यहाँ के जनप्रतिनिधि को क्या हुआ है, किस गुमान में है, और उनका गुमान कहीं ना कहीं सही भी है। एक तरफ से मैं कहूं तो कहीं ना कहीं उनका गुमान सही भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि विकास करे ना करे, जब भी चुनाव आएगा हम हिंदू मुसलमान करेंगे। हाँ और अगर ठाकुर प्रत्याशी रहेगा तो आंख बंद कर ठाकुर ठाकुर को वोट देगा, ब्राह्मण ब्राह्मण को देगा, यादव यादव को देगा, राजभर राजभर को देगा, निषाद निषाद को देगा। तो विकास करने की जरूरत ही क्या है? और ये सुधार तभी होगा जब तक पब्लिक नहीं सुधरेगी, जनता नहीं सुधरेगी, तब तक ये नेता नहीं सुधरने वाले हैं। अच्छा, यूपी में कहीं ना कहीं जातिवाद चरम हाँ भी है, चरम पे है। आप सब काम कीजिए, सारे जनता की सेवा कीजिए, सब कीजिए, उसके बाद जब चुनाव आता है, जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा हम अपनी जातिवाद बढ़ता जाए। जात देखकर वोट देंगे। हाँ, हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई जब आपकी मुसीबत की समय रहती है तो कोई आपके जात के बिरादर का भाई नहीं खड़ा होता नहीं। है, और जब वोट का समय रहता है तो आप अपनी जाति बिरादर को देते हैं, और देने के ठीक 3 महीने बाद फिर आप उनको कोसते भी हैं, गाली भी देते हैं कि बहुत गंदा प्रत्याशी हम लोगों ने चुन लिया। ये चीजें देश को नया संसद भवन मिला है, लेकिन संसद में सवाल पूछने की जगह कम होती दिख रही है। क्या इमारत नहीं है और लोकतंत्र पुराना? देखिए, देश के आप लोकसभा की बात करें तो आप कितना भी उसको हाईटेक बना लीजिए, जब तक आपके विचार नहीं हाईटेक होंगे और विचारों का शुद्धिकरण नहीं होगा। आप देखे होंगे कि उसी संसद भवन में अश्लील वीडियो को देखने का कई सांसदों का वीडियो वायरल हुआ था। हाँ
जो आप सांसद को चुन कर भेजते हैं कि आप जाकर मूलभूत समस्याओं को वो वहां पे उठाएंगे, वो मोबाइल पे ले जाकर असली वीडियो देखते हैं। तो संसद को बदलने की जरूरत नहीं है, संसद सदस्य को बदलने की जरूरत है। अब चूंकि बदल गया है, देखते हैं कि क्या होता है। और लेकिन हमारा जो पुराना संसद भवन था वो अच्छा था इसके अपेक्षा। अच्छा, विपक्ष के सांसद निलंबित होते हैं, बहस कम होती है, क्या सरकार सवालों से डरने लगी है? सरकार बिल्कुल सवालों से डरने लगी। देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा। कम से कम सरकार को ये चाहिए, जब हम लोग पहले राजनीति करते थे जी, तो हम लोग कोई भी मुद्दा उठाकर लेकर चलते थे तो प्रशासन और अधिकारी भी हमारा सहयोग करते थे। और जिसकी भी सरकार रहती थी, वो चाहे विधायक हो या मंत्री हो, सांसद हो, इंटरफेयर नहीं करता था। जी, और लोकतंत्र में इतनी कम से कम आज़ादी होनी चाहिए कि जब भी कोई गलत बात हो रहा हो तो विपक्ष के लोग या आम पब्लिक अगर विरोध कर रहा है तो उसको करने दे। और इन कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने भी ये देखा होगा कि कहीं पे भी आप पुतला फूंक नहीं सकते हैं। पहले कोई भी मामला आता था तो हम लोग पुतला फूंकते थे, तो पब्लिक में एक मैसेज आता था कि ये गलत काम हुआ है क्या, क्योंकि कुछ पुतला फूंका गया है, तो उस पर दबाव होता था, तो वो चीज़ों को सुधार किया जाता था। लेकिन आज के वर्तमान के सरकार और शासन घर से ही आपको अरेस्ट कर दे रहे हैं लोग, आप बाहर नहीं निकलेंगे। पता चल जा रहा है आप निकल भी गए हैं तो इनके ऊपर मुकदमा कर दो। भविष्य में अब ये नौजवान जो है कोई आंदोलन नहीं करेगा, कोई नौकरी नहीं पाएगा, ये निकलने वाले हैं, इनके प्रतिष्ठान पर छापा मार दो, इनका जो भी व्यापार है इनको ठप कर दो। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको आज़ादी मिलनी चाहिए, सबको स्वतंत्र रहना चाहिए। जहां गलत हो रहा है, गलत का विरोध होना चाहिए, तब देश सुधरेगा। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा, हम विरोध ही नहीं करेंगे किसी चीज का, ये तो जरूरी नहीं ना कांग्रेस की सरकार आ जाए, क्या 100% कांग्रेस जो है सही काम ही करेगी? नहीं करेगी। उसमें 20% जरूर कहीं ना कहीं गलत होगा, तो विपक्ष के लोग उसका विरोध करेंगे। जब विरोध करेंगे तो उसका लाभ जनता को मिलता है, उसको सुधार करने में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। सरकार कहती है भारत विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन युवा सरकारी नौकरी के लिए देश छोड़ रहा है। विश्व गुरु बनने का रास्ता देश छोड़कर क्यों निकल रहा है? देखिए, जब विश्व गुरु अगर बनने की बात कर रहे हैं आप, तो इसी बिहार चुनाव में आप जो है सबके अकाउंट में 10,000 रुपया भेजे और विपक्ष के लोग पलायन पे अपना किए, लेकिन लोग पलायन पे वोट ना देकर वो 10,000 पे वोट दे दिए। और जब सरकार बन गई तो आप देखे होंगे कि लेटर इशू हुआ है, जिन जिन पुरुषों में गलती से 10,000 रुपया चला गया है, वो फलाना कोई खाता है, सरकारी खाता, उस खाते में 10,000 रुपया वो रिफंड हो रहा है। तो विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेंगे। विश्व गुरु के लिए रोजगार देना होगा, फैक्ट्री बनाने होंगे, कारखाने होंगे, और जब अपने ही लोग अपने ही देश में अपने ही राज्य में काम करेंगे, रोजगार बढ़ेगा और आय बढ़ेगा, तब जाकर विश्व गुरु होगा। हवाई से विश्व गुरु नहीं होने वाला है। अच्छा, कांग्रेस संविधान बचाने की बात करती है, लेकिन संगठन खुद बिखरा हुआ दिखता है। क्या कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी से नहीं, खुद से है? नहीं, देखिए, कांग्रेस जो है किसी जाति विशेष की, मैंने पहले बोला कि राजनीति नहीं करती है, और इस समय जो है सभी जातियां एक एक टुकड़े में बढ़ चुकी हैं। अपने उनके नेता जो है अलग अलग हो चुके हैं, और जातियों को भुनाकर किसी जो भी सरकार बनती है उसमें अपने आप को विलय कर अपने मिनिस्टर बन जाते हैं, अपने लड़के को सांसदी का टिकट दिला देते हैं, अपने बहू को विधायक बना देते हैं और जातियों को ठेंगा दिखा देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, ऐसे जातिवादी पार्टियों से आप लोग दूर होके, क्योंकि कांग्रेस ऐसी एक पार्टी है सभी जाति धर्म को लेकर चलती है, इसलिए आज थोड़ा कमजोर है, क्योंकि सबको लेकर चल रही है और सब लोग अपने अपने जाति का पार्टी बना लिए हैं। उसमें जाति को कहीं लाभ नहीं है, वो पार्टी बनाने वाले व्यक्ति को, उस नेता को लाभ ज्यादा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लिए आपकी क्या राय है? देखिए, समाजवादी पार्टी ठीक है, अखिलेश यादव संघर्ष करते हैं, अच्छे युवा नेता हैं, और उन्होंने नौजवानों के लिए एक बार बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, ये सब उन्होंने दिया, क्योंकि वो यूपी में तो कांग्रेस संगठन गठबंधन करके ही। लेकिन हमारी लड़ाई देखिए पूरे विधानसभा, पूरे यूपी के विधानसभा की लड़ाई में रहता है कि हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। वो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होता है बाद में चलकर कि गठबंधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग तैयारी करते हैं अपना। हम लोग भी बलिया से हैं, हम लोग अपना तैयारी करते हैं कि अगर टिकट मिल जाए तो हम लोग चुनाव दमदारी से लड़ेंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस को अलग हट के सपा से मतलब लड़ना चाहिए? कि देखिए, अगर लंबे समय से अगर कांग्रेस सिंगल चुनाव लड़ती, अकेले चुनाव लड़ती, तो कहीं ना कहीं सही बात है कि आज जो है कार्यकर्ता का और मनोबल बढ़ा रहता, और आज उसका रूपरेखा कुछ और होता। हम लोगों का गठबंधन होना कहीं ना कहीं कमजोरी हो जाता है,
और अगर सिंगल चुनाव लड़ती तो हमारा पार्टी और ऊपर बढ़ा रहता। क्योंकि अगर देखा जाए तो बलिया में अगर स्तंभ कहा जाए तो वो आप है कांग्रेस का। अभी नहीं, फिलहाल ऐसी में बात नहीं है। नहीं, अभी लगता है कि अगर आप छोड़ देंगे अगर कांग्रेस तो यहाँ से कांग्रेस। नहीं, ऐसा नहीं है। शहर में है, शहर में हम लोग रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। लोग आप लंबे समय से हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस का नेता है। चूंकि हम लोग सक्रिय रहते हैं और सबके सुख दुख में आना जाना, चूंकि और भी लोग हैं, थोड़ा वृद्ध है, कहीं बहुत ज्यादा जगह आ जा नहीं सकते हैं, तो इसके वजह से उनको नहीं हो पाता है। लेकिन और भी नेता है और हम लोग सक्रिय रूप में है। जब तक है अभी शरीर में जान है, हम लोग भी सक्रिय हैं। ऊपर वाले का जो भी होगा पता ना, कल हम रहे ना रहे, शरीर में जान रहे ना रहे, लेकिन जब तक है तब तक हम लोग सक्रियता अपना दिखाते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि सारी पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं को मतलब सारी पार्टियां कार्यकर्ताओं से है, ना कि कार्यकर्ता पार्टी से है। महत्व देना चाहिए? महत्व देना चाहिए। अगर आप महत्व नहीं देंगे, अगर मेरे मान प्रतिष्ठा पे जो है ठेस लगेगा तो मैं स्वतंत्र हूँ, कल मैं दूसरे पार्टी में भी जा सकता हूँ। तो पार्टी को कम से कम अपने कार्यकर्ताओं पर ख्याल रखना चाहिए, उनके मान सम्मान को ध्यान रखना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। और हमारी पार्टी में है, मैं जैसे ही एंट्री करता हूँ मेरे अंदर एक स्वभाव है, मैं पीछे बैठता हूँ। लेकिन हमारे पार्टी के जो शीर्ष बड़े नेता हैं मुझे देखते हैं तो मुझे अपने पास बुलाते हैं, अपने आगे बुलाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ सम्मान है। और दूसरे पार्टियों में डिक्की के नौजवान है, डिक्की में बैठने वाले, गेट खोलने वाले, बड़ा अजीब लगता है। कई कार्यक्रम होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही नेताजी उठे तो उनकी प्लेट में से मिठाई निकालना और काजू निकालना, ड्राई फ्रूट पॉकेट में रखना। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। नौजवानों को अपना मान प्रतिष्ठा बचा कर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं बलिया इसीलिए पीछे जा रहा है क्योंकि युवा गलत पर सवाल ना उठा के नहीं उठाएंगे ना वो, इसलिए नेता भी उनका टेस्ट समझ गए हैं। हाँ। कि इनको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे बोल देना है। और सागर जी क्या हाल है, कंधे पे हाथ रख देना, एक फोटो खिंचा ली। अब वो फोटो से ही परेशान रहेगा कि इसको कैसे सुंदर बनाया है, कि इसको कल मैं डालूं, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। उतने से ही लोग वो परेशान है। ये नहीं है। जब कल आपके यहाँ कुछ पड़ेगा, सुख और दुख पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा कि दबदबा था कि दबदबा है कि है, रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ। उस समय आपके अपने लोग ही खड़े होंगे, आपके मोहल्ले के लोग, आपके आसपास के लोग। वो नेताजी नहीं खड़े होंगे। कई ऐसे मैंने घटनाएं देखी हैं जहाँ पे उसके ऊपर अगर पड़ा है कार्यकर्ता के ऊपर, तो उनके ऊपर के नेता बोल दिए कि हमारे पार्टी का ये मामला नहीं है, वो हमारे पार्टी का नेता नहीं है, जबकि वो क्या तो 15-20 सालों से उस पार्टी में है। तो खुद भी सतर्क रहना पड़ता है। अच्छा, युवाओं की बात होती है लेकिन फैसले अब भी ऊपर से आते हैं। क्या कांग्रेस में युवा सिर्फ पोस्टर तक सीमित रह गए हैं? नहीं, आप देखेंगे बलिया से हमारे कई नौजवान हैं। अभी विगत विधानसभा में हमारे फेफड़ा से जनरल पांडे मिंटू जी को चुनाव लड़ाया गया, नौजवान थे। बैरिया से एक लड़की थी, उनको चुनाव लड़ाया गया। नौजवान पुनीत पाठक बांसडीह से चुनाव लड़ाया गया। कांग्रेस नौजवानों को महत्व देने वाली पार्टी है। और हमारे प्रदेश सचिव में है रुपेश चौबे हैं, सत्यम तिवारी हैं, जनरल पांडे मिंटू जी हैं। नौजवानों को आगे बढ़ाने का बिल्कुल कांग्रेस पार्टी प्रयास करती है, लेकिन आपके अंदर भी सक्रियता होनी चाहिए। आप सिर्फ ये कहेंगे लीलन का कपड़ा पहनकर, सदरी पहनकर कि मैं नौजवान हूँ, मैं युवा हूँ, कांग्रेस पार्टी में हूँ, मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप भी पार्टी के लिए कुछ कीजिए ना। आप लड़िए, भिड़िए, जो भी पार्टी का दिशा निर्देश आता है उसको फॉलो कीजिए, तब तो पार्टी देखेगी कि हाँ इनको आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, अगर कांग्रेस खुद को नहीं बदलेगी तो 2027 और 2029 में क्या जनता को फिर निराशा हाथ लगेगी? देखिए, अब धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी पतन की तरफ है। और कहीं ना कहीं जब वो पतन की तरफ जाएगी तो उसका लाभ कांग्रेस को ही मिलेगा। और कांग्रेस ऐसा नहीं है, लोग धीरे धीरे अब जुड़ते जा रहे हैं। एक समय होता है, कभी किसी का बुरा दिन आता है, कभी किसी का अच्छा दिन। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दिन था, कांग्रेस पार्टी का बुरा दिन था। अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से मुखौटा हटने वाला है। क्योंकि कई चीजें हैं। 15 लाख आपने घोषणा किया, फिर वो अमित शाह जी ने कहा ये तो जुमला था। कई चीजें हैं, कई मामले हैं। रोजगार नहीं मिल रहे हैं, बेरोजगारी है, कारखाने नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। अगर जाति धर्म के नाम पर कब तक राजनीति होते रहेंगे। एक राम मंदिर बचा था, राम मंदिर भी बन गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। क्या पता अगले चुनाव तक नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जान गए हैं, पब्लिक जान रही है कि ये आस्था का विषय हो सकता है, विकास का विषय नहीं है। हाँ, आस्था हम भी धार्मिक है। आप देखेंगे अभी हमारे ललाट पे चंदन और टीका लगा हुआ है, ये आस्था का विषय है। अब ये कह देना कि कांग्रेस के हो तो मुल्ला होंगे, कांग्रेस के हो तो पाकिस्तानी होंगे, आतंकवादी होंगे, ये चीजों से अब लोग ऊब चुके हैं। अब वो देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है। और कांग्रेस आप देखेंगे बलिया जनपद में भी देखे होंगे, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अगर कोई भी आंदोलन होता है तो कांग्रेस पार्टी
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, उनकी आवाज बनने का काम करती है। आज नहीं तो कल यहाँ के लोग, यहाँ की जनता कांग्रेस को चुनेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग भी संघर्ष करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को लिए मैंने पहले ही बोला कि आप देखिए, पहले तो अपने घर परिवार, अपने माता पिता, उनका ख्याल रखिए। उसके बाद आप पार्टी को देखिए, पार्टी के जो भी आदेश आते हैं उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष, एक नेता, मेरे नेता आदरणीय श्री अजय राय जी हैं। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे बहुत मानता हूँ। सुने हैं कि वो बहुत आपके क्लोज भी हैं। बड़े भाई की तरह है, मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ और वो भी मुझे छोटे भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने बोला भी है कि तुम मेरे परिवार के एक सदस्य हो। तो मैं उनको एक नेता इसलिए मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके विचार और मेरे विचार थोड़े मिलते हैं। मैं एक बार उनके भाई के श्राद्ध में था और मैं उनके पास में खड़ा हुआ था। एक व्यक्ति आया और बोला कि भैया मुझे बीएचयू में ब्लड की जरूरत है। तो अगर दूसरा कोई नेता रहता तो वो बोल देता कि भाई आज मेरे भाई का श्राद्ध है, आप कल आइएगा। लेकिन वो व्यक्ति सारे काम छोड़कर फोन पे डॉक्टर साहब से बात किए, उनको रक्त खून मुहैया करवाए। तो मैं खड़ा था तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति बहुत रॉयल व्यक्ति हैं, इनके साथ जुड़ना चाहिए। इसलिए मैं उनको मानता हूँ और एक फोन करता हूँ, अगर नहीं भी रिसीव करवाए तो 1 से 1.5 घंटे बाद वो फोन मुझे करते हैं। और मैं तो पहले भी उनसे कह रहा हूँ कि भैया मैं आपको फोन नहीं करूंगा, इसलिए कि आपको बहुत फोन आते रहते हैं। तो 1 या 2 महीने में वो जरूर मुझे फोन करते हैं, हाल चलते बलिया की राजनीति के बारे में चर्चा होती है, यहाँ संगठन के बारे में चर्चा होती है। तो नौजवानों को मैं यही कहूंगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति चुने जिसे आपको फोन ना करना पड़े, महीने 2 महीने वो नेता आपको फोन करे। अब वो नेता कह देता है कि आपको लेकर आना है 100 लड़कों को, आप आएंगे जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, अब चले जाएंगे। और जब आपके सुख दुख में कोई काम पड़ा तो क्या, तो मंत्री जी तो लखनऊ है, सांसद जी तो दिल्ली है। तो जो मौका पे खड़ा रहा है ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। नौजवानों को ये चाक चौबंद दुनिया से, आप देखे होंगे, मैं बाइक से चलने वाला व्यक्ति हूँ, अभी भी मेरे पास बाइक है। भगवान का आशीर्वाद, गाड़ी मिलेगा तो मिलेगा भाई, सबकी इच्छा रहती है कि भाई पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, संसाधन हो। लेकिन कभी भी आप मेरे पूरे सोशल मीडिया को 13 साल में खोल कर देख लेंगे, मैं 4 व्हीलर में ना फोटो डाला हूँ ना वीडियो डाला, क्योंकि बहुत गाड़ियों में मैं बैठा हूँ लेकिन वो गाड़ी मेरा नहीं है। जिसके गाड़ी में बैठा हूँ दूसरे का गाड़ी है, तो मैं शो ऑफ करने की मुझे नहीं है। बहुत से नौजवानों को अब शर्म आता है कि मैं अपने घर के पीछे जो दीवार है वो पेंट जो है छोड़ दिया है, तो उसका फोटो नहीं डालते हैं। हाँ। लेकिन वही डाक बंगले में जाकर, मंत्री जी के आवास पर जाकर उनका वीडियो डालेंगे, वहां पे शीशे का गिलास और कप जो होगा उसको उठाकर स्टेटस बनाएंगे। तो वो काल्पनिक दुनिया है। वास्तविक दुनिया जो आपका है उसमें जीना चाहिए। मेरा वास्तविक दुनिया है कि मेरा एक छोटा सा मकान है और किसान परिवार से हूँ और एक छोटी सी बाइक है, उसी से मैं चलता रहता हूँ। बलिया मुझे उसी से पहचानती है। अपने कर्म से अपनी पहचान बनानी चाहिए, ना कि ढकोसले से। अच्छा, एक बात और, योगी जी आपको कैसे लगते हैं? योगी जी निश्चित तौर पे एक अच्छे संत है, महात्मा है। और ठीक है भाई, मुख्यमंत्री है तो मैं उनके लिए कुछ बोल भी नहीं सकता। भाई संत का सम्मान हमेशा होना चाहिए और हम लोग सनातन धर्म से हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ। कहीं ना कहीं वो भी दबाव में रह जाते हैं और जो प्रदेश में कानून व्यवस्था है उसको चलाने में अभी असफल है, क्योंकि बलिया में ऐसे पहले अपराध नहीं हुआ करते थे। अब लगातार हर 1 सप्ताह या 15 दिन पे कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो कहीं गोली चल गया, तो कोई किसी को मार दिया, कहीं कोई पेड़ पे लटकी हुई लड़की मिली, कोई बोरे में मिला बच्चा मिला 10 साल का। तो ये पहले हमारा बलिया नहीं था। अगर योगी जी सही से रहते हैं ये अपराध नहीं होता। अच्छा, अंतिम सवाल, आपके दादाजी ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, पिता ने लोकतंत्र बचाने के लिए, और आप समाज सेवा एवं राजनीति में हैं। आपकी पीढ़ी किस लड़ाई के लिए याद रखी जाएगी? देखिए हमारी पीढ़ी, जैसे अभी तो तीसरी पीढ़ी हमारी, तो ऐसे ही याद है कि देश की आज़ादी में लड़ाई। देखिए मैं इसके पहले भी कई 1-2 इंटरव्यू हुए हैं, तो और ऐसे आम पली में बताता रहता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। अब तो मेरी जिम्मेदारी है, दादा तो है नहीं, पापा तो है नहीं। हाँ। मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं अपनी दादा और मैं अपने पिता कि उनका जो मान प्रतिष्ठा और इज्जत बरकरार है उसको मैं बचा कर रखूं, कहीं उस पर दाग ना लगे। ये एक हो गया। दूसरा एक और कि जैसे मैं अपने दादा पे गौरव कर रहा हूँ, तो मैं इतना एक कर जाऊं कि मेरा लड़का और मेरे लड़के का होने वाला लड़का, मेरा पौत्र भी गौरव करे कि मैं सागर सिंह राहुल का पौत्र हूं, वो मेरे दादा थे। तो मेरे ऊपर 2 बीते हुए
और 2 आने वाले की जिम्मेदारी है। और 2 तो बचा लिया, 2 को आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के आशीर्वाद से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ईमानदारी की रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ। नमक रोटी खा लूँगा, कहीं पे झुकता नहीं हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे आंदोलन, आप जानते हैं आंदोलन होते हैं, कई आंदोलनों को खरीदा भी जाता है। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि कई आंदोलनों को खरीदा जाता है, शायद आपको नहीं पता होगा। आप आंदोलन कीजिए किसी मामले में, पीछे से लोग आ जाएंगे, जैसा आंदोलन होगा उस हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा इसको शांत करने के लिए। कई ऐसे आंदोलन आए जिसमें हमको 3 से 4 लाख रुपए मिलने की बात हुई, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं। मैं पहले ही बोला कि मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ और मैं झुकने वाला व्यक्ति नहीं, क्योंकि मुझे आता ही नहीं कि अगर इस आंदोलन के लिए मैं बैठ गया तो उठूं कैसे। हाँ। उठूंगा तो पब्लिक कहेगी कि ये भाई उठ कर चले गए। और तो वो कुछ दिन पहले काली मंदिर पे शराब के लिए आप पंचमुखी लोग- हनुमान मंदिर में हाँ, शराब के लिए था, हनुमान वहाँ मंदिर वहाँ पे भी कई मामले ऐसे आए, हमको खरीदने का प्रयास किया गया। भाई हम बिकने वाले व्यक्ति है ही नहीं। तो अब धीरे धीरे लोगों के अंदर और अधिकारियों के अंदर, जनप्रतिनिधियों के अंदर जो है ये हो गया है कि अगर ये कोई आंदोलन करेगा तो इसको खरीदने का प्रयास ना ही करना बेकार है, क्योंकि बिकने वाला व्यक्ति नहीं है और ना डरने वाला व्यक्ति है। क्योंकि अगर मैं डरता तो रात को स्टेशन रोड में 5 दिनों तक मैं रात को वहाँ पे सोता नहीं, निश्चिंत होकर मैं सोता था। जो होगा सो देखा जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बहुमूल्य समय देने आपका भी के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद। आज सवाल भी थे, संघर्ष भी और भविष्य की झलक भी। ये था बलिया ब्रदर्स चैनल पर। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड पे।